नमस्कार। फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ में। मैं हूँ राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की जो कहानी हमें भेजे हैं, बताए हैं, उनका नाम संजय है। संजय उत्तराखंड के रहने वाले हैं और इस घटना को लगभग 10 साल बीत चुका है। तो क्या हुआ था, क्या घटी थी घटना, जानने के लिए चलते हैं इनकी इस कहानी में। लेकिन दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, मेरा नाम संजय है। मैं ड्राइवरी का काम करता हूँ, कार चलाने का। लेकिन मैं एक कोठी में या एक कार चलाते हुए ज़्यादा दिन नहीं बीतता। या तो मुझे निकाल दिया जाता या फिर मैं ही वो काम को छोड़ देता था। मतलब 2 महीना 3 महीना से ज़्यादा मैं टिक करके कहीं पर काम नहीं कर पाता था। ना जाने क्यों ऐसा मेरे साथ में होता था। और जहाँ मैं काम करना चाहता था तो वहाँ लोग मुझे निकाल देते थे और कई बार वो काम मुझे ही पसंद नहीं आता। तो ऐसा ही मेरे साथ में चल रहा था। लेकिन जब मैं लास्ट नौकरी पर लगा था ना एक कोठी में, और उसी कोठी में मैं अब तक रुका हुआ था पिछले 1 साल से। क्योंकि इस कोठी में तीन ही लोग थे और तीनों के तीनों बहुत ही नेक शरीफ इंसान थे, जिसमें एक दादी माँ थी और एक साहब थे और एक बिटिया थी, 22 23 या 24 साल की रही होगी। ये घटना जब घटी थी ना, तो मैं एकदम चौंक सा गया था। क्या ऐसा भी सब कुछ होता है इस दुनिया में? ये घटना घटी थी ना, तो मैं तो दहल सा गया था। बात यूं थी, सर्दियों की दिसंबर वाली रात थी। ठंड काफ़ी पड़ रही थी। अब मेरा जो काम था ना, ड्राइवरी तो करना था। अब उस घर में जो तीन परिवार थे, अब तीनों का तो मैं परिचय आपको दे ही चुका हूँ। अब मैं अधिकांश बिटिया के साथ ड्राइव करता था, उनको ऑफिस में ले जाता था। बिटिया की माँ गुजर गई थी जब वो 10 साल की थी। उनको कोई लाइलाज बीमारी थी, तो अपनी माँ को तो एक तरफ से भूल ही गई थी। अब उनकी जो दादी थी, दादी से ज़्यादा ही प्यार करती थी। अपने माँ को उन्हीं में ढूंढती थी। अब बहुत ही आपस में दोनों का प्यार था। पिताजी भी प्यार करते थे बिटिया से, बिटिया भी प्यार करती थी। अब पिताजी के काम में बिटिया संभालने लगी थी, काम को देख रेख करने लगी थी, ऑफिस जाने लगी थी। अब मैं ही उस बिटिया को लेकर के जाता था कार में। अब मेरे से तो बहुत खुली हुई थी, एक एक चीज़ बताती थी घर के बारे में, अपने बारे में। खुले विचार की लड़की थी, लेकिन थी दिल की बहुत सीधी सादी। जैसे मेरी गांव में बहन थी, अब मैं तो अपनी बहन का शख्स उसी में देखता था। बड़ा ही मुझे सुकून मिलता था उसको देख करके। अगर मैं दिन भर में ना देखूँ ना, तो लगता था कि मैं अपनी बहन को देख नहीं पाया हूँ। ऐसा एक रिश्ता सा हो गया था। और गाहे बगाहे साहब मेरी हेल्प भी करते थे, मदद भी करते थे रुपये पैसों से। कभी मुझे एडवांस भी दे दिया करते थे, तो उससे मेरी अच्छी खासी मदद हो जाती थी। अब मैं तो ठान लिया था कि अब इस नौकरी को छोड़ करके कहीं भी नहीं जाऊंगा। भला ऐसा परिवार मुझे कहाँ मिलेगा जो अपने घर को अपने घर की तरह रख रहा था, घर के सदस्य की तरह। लेकिन इस घर में कुछ होने वाला था जिसकी आशंका किसी को भी नहीं थी। सर्दियों की वो मौसम था, दवा की सर्दी पड़ रही थी। अब मेरा जो काम था ना, जैसे बिटिया से ऑफिस आ जाती, कार में लेके जाता, तो आने के बाद मैं किचन में मैं बिटिया के काम में मदद करता था, खाना बनाने में, सब्जी काट देता था। लेकिन सारा काम तो बिटिया ही करती थी। खाना भी स्वादिष्ट बनाती थी। और सुबह सुबह
मैं जो पास का लोकल मार्केट था वहाँ पर जाता था दूध लेने के लिए, क्योंकि साहब जल्दी जग जाते थे। सबसे पहले घर में साहब ही जगते थे। इसके बाद मैं ही चाय बनाता था सुबह का। पहला मेरी यही ड्यूटी थी। चाय जब मैं सबको दे देता था, पहले साहब को, फिर दादी माँ को और फिर बिटिया रानी को, और इसके बाद मेरा काम ख़त्म हो जाता था और बिटिया जग जाती थी, नाश्ता वगैरह वो बनाती थी। हाँ, सब्जी वब्जी काटने में तो मैं ज़रूर मदद करता था, लेकिन मुझे खाना बनाने तो आता नहीं था। अब मैं सुबह सुबह उठा, क्योंकि मुझे पता था कि साहब उठ गए होंगे, और जल्दी उठ भी जाते थे, योगा वोगा करते थे वो। अब मैं दूध की जो कैन होता है डोलची ले करके अब मार्केट की तरफ जाने लगा था। अभी मैं बड़े गेट के पास पहुंचा था, और जैसे ही गेट खोला तो सामने जो मेरी नज़र पड़ी ना, तो मैं देख करके कांप गया था। गेट के बीचों बीच जैसे टोना टोटका किया हुआ है। लाल कपड़े में बहुत कुछ बंधा हुआ था। मैं तो देखते ही पहचान गया कि ये किसी ने हमारे साहब के घर के ऊपर में कोई काला जादू करवाया है या किया है। मुर्गा का सर कटा हुआ अब मुझे दिखाई दिया। शायद पूरा वहीं पर कटा हुआ था मुर्गा, खून काफ़ी फैला हुआ था। लेकिन अब जो हो सकता है कि कुत्ते बिल्ली उस बाकी मुर्गे के शरीर को ले भागे हों और उसका कटा हुआ शरीर पड़ा हुआ था, और टोना टोटका का पूरा सामान वहाँ पर लाल कपड़े में बंधा हुआ था, जिसमें मिठाई सिठाई पता ना जाने क्या उसमें चीज़ था। अब मैं देख करके एकदम कांप गया था। मैं गांव का रहने वाला हूँ, वो भी पहाड़ी गांव का, तो मुझे इस बारे में तो अच्छी तरह से पता था कि हो न हो ये काला ही जादू है, टोना टोटका है। अब भला साहब के कौन सा दुश्मन हो सकता है? साहब तो बड़े शरीफ लोग थे, उनसे तो किसी की दुश्मनी हो ही नहीं सकती थी। मीठे व्यवहार के थे, बोलचाल भी बहुत मीठी थी, तो मतलब ही नहीं हो सकता। अब इस घर में कौन बचा? बिटिया रानी। बिटिया रानी भी बहुत हंसमुख थी, वो तो किसी से दुश्मनी कर ही नहीं सकती थी। अब मुझे डर तो लगा था कि आखिर ये सब क्या चल रहा है गेट पर। अब मैं मार्केट नहीं गया, उल्टे पैर वापस कोठी में आ गया और जल्दी जल्दी अपने साहब को बताया कि साहब, गेट पर किसी ने काला जादू किया हुआ है, अब क्या करना होगा। अब साहब अंधविश्वास को तो बिल्कुल नहीं मानते थे, और वो हंसते हुए कहने लगे, संजय, अरे ऐसा कुछ नहीं होता बेटा, ये सब वैसे ही बात होता है, कुछ नहीं होता इसमें। कहीं से कुत्ते बिल्ली घसीट के लाए होंगे, कहीं और पड़ा होगा। अब डरने वाली बात नहीं, तुम इतना क्यों डरे हुए हो, घबराए हुए क्यों हो? लेकिन मैं साहब को यकीन दिलाने में लगा था कि साहब, जो कुछ मैंने देखा है ना, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, ये एक तरह का काला जादू है, और जिसके घर पर होता है ना, वो ठीक नहीं है। लेकिन साहब तो विश्वास करने वाले नहीं थे, और तब तक हमारी बातचीत के बीच में दादी माँ जग गई थी, और उन्होंने आवाज़ लगाया, संजय, चाय बन गई क्या? और फिर मैं भागता हुआ दादी माँ के पास पहुँचा, और फिर बोला, नहीं माँ, अभी तो मैं दूध लेने ही जा रहा था। और फिर वो घटना बता दिया। अब दादी माँ पुराने ज़माने की ख्यालात की थी, उनको सब कुछ मालूम था इसके बारे में, और कहने लगी, संजय, चल मुझे दिखा, चल मुझे दिखा, कहाँ क्या रखा हुआ है। अब दादी माँ साहब दोनों लोग, बिटिया रानी तो अभी उसका उठने का टाइम नहीं था, जब तक मैं चाय बना करके बिटिया रानी को नहीं दे देता तो तब तक वो उठती नहीं थी, और वो भी चाय रख करके मुझे कई बार बिटिया रानी को जगाना पड़ता कि बिटिया रानी उठ जाओ बहन, और तब जा कर के वो उठती थी। सुबह सुबह अब ठंड का मौसम था। अब दादी माँ और साहब हमारे साथ गेट पर चल पड़े, और जब गेट पर गए ना, तो वहाँ पर जो सामान मैंने देखा था वो तो था ही नहीं। हाँ, खून का दाग धब्बा और मुर्गे का पंख वगैरह जरूर पड़ा हुआ था, लेकिन वो लाल कपड़ा जिसमें मिठाइयाँ, तरह तरह के जादू मंत्र की चीज़ें बंधी हुई थी, नींबू मिर्च,
पता नहीं क्या क्या जो काले जादू में इस्तेमाल करते हैं, और वो सब गायब हो चुका था। वो मुर्गे का कटा हुआ सिर जो मैंने देखा था, अब वह नहीं था। अब मुझे समझते देर नहीं लगी कि ये सब गली के आवारा कुत्तों का काम है, और वो इसको उठा कर ले गए हैं। शायद समझाएंगे खाने का कोई चीज़ है, और खाने की चीज़ तो था ही उसमें बहुत सारा। अब साहब देखे तो कहने लगे, कहाँ है संजय? यहाँ तो कुछ भी नहीं है, बस मुर्गे का पंख दिखाई दे रहा है, और शायद उसी से ये खून का दाग धब्बा दिख रहा है। ये सब कुत्ते के काम है, कुत्ते ही कहीं से लेके आए होंगे, जादू मंत्र कहाँ पर है? अब दादी माँ मेरी तरफ देखने लगी। मैंने दादी माँ को बोला कि मैंने अपनी नज़रों से देखा है दादी माँ, सब कुछ यहीं पड़ा हुआ था जैसे ही मैंने गेट खोला। अब दादी माँ तो मेरी बात समझ गई थी। अब फिर हम लोग दरवाज़ा बंद करके अब घर की तरफ, कोठी की तरफ लौटने लगे थे। अब साहब बोले कि संजय, सफाई वाला आएगा ना तो सबसे पहले गेट का हिसाब करवा देना। ये जरूर कुत्ते का ही काम है, इसमें कोई डरने वाली विशेष बात नहीं है। लेकिन मुझे आशंका थी कि इस घर में अब ये जो सुबह है ना, ये बर्बादी की शुरुआत है। जरूर इस घर में कुछ होने वाला है, कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है। खैर, अब मैं दोबारा गया, दूध लेके आया, सब कुछ उस दिन तो सही रहा। उस दिन क्या, 3 दिन तक सही रहा था। सब कुछ जैसे ही था, जैसे पहले था, कोई भी चेंज नहीं, कोई बदलाव नहीं। और मुझे भी लगने लगा कि जब काला जादू किसी ने किया होगा तब तक तो उसका असर हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। आज साहब मुझे देखते तो हंस के कहते, संजय तेरा नज़रिया गलत था, देख लिया ना, वो कुत्ते उत्ते लेके आए होंगे, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। और दादी भी अब जो डरी हुई पहले थी वो देख करके, जो मैंने बताया था, लेकिन अब वो इतनी डरी हुई दिखाई नहीं दे रही थी, हंस के बात करती थी। अब लगने लगा कि सब कुछ पहले जैसा चल रहा है, कोई भी चेंज, कोई बदलाव, कोई भी बुरा असर इस घर पर नहीं हुआ है। 3 दिन बाद ही अब रोज की तरह मैं सुबह सुबह जाकर दूध लाया, चाय बनाया, साहब को दिया, और फिर दादी के पास गया, और तीसरा कप लेकर के अब बिटिया रानी के कमरे में चला। मेरी आदत थी कि पहले दरवाज़ा खोलने से पहले मैं नॉक करता था। बिटिया रानी मैं बोलता था, उठ जाओ बहन, उठ जाओ, चाय लेके आया हूँ। जब दरवाज़ा खटखटा देने के बाद चिल्लाता हुआ मैं अंदर पहुँचा। अब जो बिटिया रानी थी, जवान थी, सुंदर थी, 24-25 साल का एज हो चुका था। अब वो अपना पलंग पर सोती रहती, तभी जाकर के मैं वो पास वाले टेबल पर चाय रख देता और उनको जगाता कि आप उठ जाओ, अब सुबह हो गई है, आप तैयार हो जाओ, फिर ऑफिस भी तो जाना है, हम लोगों को नाश्ता भी तो बनाना है। लेकिन जैसे ही मैं कमरे के अंदर चाय का प्लेट ले करके पहुंचा तो रोज की तरह मेरी नज़रें पलंग पर पड़ी जहां बिटिया रानी सोती रहती थी, लेकिन आज नहीं थी। आज बेड तो बिल्कुल खाली था। तो मुझे आशंका हुई कि शायद बाथरूम में चली होगी, बिटिया रानी उठ गई होगी जल्दी से जल्दी। और मैं खड़ा इंतज़ार करता रहा और आवाज़ लगाता रहा कि बिटिया जल्दी आ जाओ, बिटिया रानी, बिटिया रानी। अब घर में दादी माँ बोलती थी, वही मैं बोलता था। वैसे तो मेरी बहन के बराबर थी ही, और वो बुरा भी नहीं मानती थी मेरी बात को। अब मैं खड़ा खड़ा आवाज़ लगाने लगा कि आप आ जाना, चाय ठंडी हो जाएगी, फिर मुझे गर्म करके लाना पड़ेगा, आप आके चाय पी लो। और मैं जब कोई आवाज़ नहीं आई ना बाथरूम से, तो मैं सोचा कि चलो कप प्लेट वहीं रख देता हूँ टेबल पर रोजाना की तरह, और मैं वापस निकल जाऊँगा कमरे में से, क्योंकि बाथरूम गई, क्या पता नहा रही होगी, क्या कर रही होगी, मुझे तो मालूम नहीं था। और जैसे ही मैं दूसरी साइड में पहुंचा पलंग के, जहाँ टेबल रखा हुआ था, जहाँ मैं चाय का कप वगैरह रखता था, और मैं जैसे ही आगे बढ़ा तो मेरी तो जो प्लेट में चाय रखी हुई थी, मेरे हाथ कांपने लगे और कप नीचे धड़ाम से गिर गया। जोर की आवाज़ हुई।
साहब चिल्लाने लगे, क्या हुआ संजय, क्या हुआ? कब तोड़ दिए क्या? कैसे गिर गए? तुम ठीक हो ना? अब मेरी तो आवाज ही बंद हो गई थी। मेरा पूरा बदन सूखे पत्ते की तरह कांप रहा था। मैं जो दृश्य अपने सामने देख रहा था, मैं तो इसकी कभी कल्पना भी नहीं किया था। मैं देख क्या रहा हूं कि बिटिया रानी जमीन पर गिरी हुई है। शायद मर गई है या फिर बेहोश है। शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं है। शरीर पर नोचने खसोटने का बहुत तेरे निशान लगे हुए हैं, जिनमें से अभी भी शायद खून की पपड़ी जमी हुई थी। अब ये देख करके मुझे समझ में आ चुका था कि ये सब काला जादू का ही असर है। जरूर बिटिया रानी के साथ ऐसा ही कुछ हुआ होगा। आप मेरे मुंह से तो आवाज बिल्कुल भी निकल नहीं रही थी। मैं थर 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 कांप रहा था। और तभी साहब चिल्लाते हुए आने लगे, संजय संजय, क्या हुआ? तुम बोल क्यों नहीं रहे कुछ? और तब जैसे मुझे होश आया। अब मैं पलट करके भागा और साहब को बताया, साहब ऐसे ऐसे है। तब तक दादी भी जाग चुकी थी। दादी भी अब आहिस्ता आहिस्ता वो आई कमरे में। देखा, अब दादी ने कपड़े वपड़े पहनाया, क्योंकि जिसने ये कर्म किए थे सारे कपड़े बिटिया रानी के फाड़ करके फेंक रखा था। और बहुत बुरी हालत थी उस टाइम बिटिया रानी की। वो तो बेहोशी थी, ना जाने उनके साथ में क्या किया होगा किसी ने। अब बिटिया रानी को कपड़े वपड़े पहनाने के बाद, शरीर ढकने के बाद में दादी माँ रोई जा रही थी कि ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, किसने किया। लेकिन मैं कह रहा था पहले बिटिया रानी को होश में लाया जाए, पूछा जाए कि आखिर हुआ क्या है। पानी वानी की मैं व्यवस्था करके मैं छिड़कने लगा उनके चेहरे पर ताकि वो होश में आए। और कुछ देर के बाद में वो होश में आ गई थी। डरी हुई थी, बड़ी बड़ी आंखों से घूर रही थी। उनकी आंखों में एक डर सा दिख रहा था, बहुत ज़्यादा डर। अब साहब का भी हालत खराब था, दादी माँ का भी हालत खराब था, मेरा भी हालत खराब था। और बिटिया रानी बताने लगी कि आखिर हुआ क्या था। वो कहने लगी, करीब 2 बजे के आसपास की बात है। मैं बाथरूम से लौट करके अपने बिस्तर पर जा ही रही थी और तभी देखा कि मेरे बिस्तर पर एक काला सा आदमी बैठा हुआ है, बिना कपड़ों का, आंखें एकदम लाल जलती हुई दिखाई दे रही थी। जबकि बिटिया रानी कमरे का जो खिड़की दरवाज़ा सब बंद रखती थी। बस मेन गेट वो जो था, एंट्री गेट, वो खुला रहता था, लेकिन उधर से तो कोई किसी का आने का मतलब नहीं था। अब जैसे ही काला आदमी को बताया बिटिया रानी ने कि मैंने देखी, तो मैं कांप गई थी डर के मारे। मैं चिल्लाना चाहा लेकिन गले से आवाज तक नहीं निकला। और तब तक पलंग पर बैठा हुआ काला शख्स जो बिना कपड़ों का था, अब मुझे दबोच लिया था। और इसके बाद मुझे होश नहीं कि मेरे साथ में क्या हुआ। बिटिया रानी रोते रोते सारी बात बता रही थी, अभी भी डरी हुई थी। अब तो घर में मातम सा छा गया था। ये बात किसी को बताने लायक भी तो नहीं थी कि पड़ोसी को बताया जाए, रिश्तेदारों को बताया जाए। अब हम लोग तीनों लोग, चारों लोग जो थे, अब तो उसमें तीन ही लोग थे। बिटिया रानी तो कुछ ज़्यादा बताने से रही। और हम लोग आपस में बात करने लगे कि अब क्या किया जाए। साहब को तो इन चीज़ों पर विश्वास था ही नहीं। हाँ, दादी माँ जरूर विश्वास करती थी। अब दादी माँ कहने लगे कि देखो संजय, तुम तो गांव के हो, पहाड़ के रहने वाले हो, और तुम्हारी नज़र में ये सब क्या है? अब मैं तो देखते ही बोला कि दादी माँ, ये काला जादू का ही खेल है। किसी ने बिटिया के ऊपर में कोई काला जादू कर रखा है, इस घर में किसी को भेजा है, और वही सब बिटिया रानी ने किया है। और ये तो अभी शुरुआत है। मैं ऐसे ही बोला, ये तो अभी शुरुआत है, ये तो आगे चल के ना जाने क्या होगा। हम लोग को जल्दी से जल्दी किसी तांत्रिक से मिलना चाहिए, किसी अच्छे तांत्रिक से, और तभी हम लोग सुरक्षित रह पाएंगे इस घर में, बिटिया भी सुरक्षित रह पाएगी। नहीं तो इससे भी बुरा और भी कुछ हो सकता है। अब दादी माँ भी डर गई थी, साहब बिल्कुल डर गए थे। जो भूत प्रेत को
मानते ही नहीं थे, ना यकीन करते थे। अब बिटिया रानी तो एकदम गुमसुम सी रहने लगी थी। अब जो चंचलता थी, जो हंसमुख थी, वो सब कुछ उसके चेहरे से गायब हो चुकी थी। अब काहे के लिए हम लोग ऑफिस जाएं? ऑफिस तो अब मैनेजर ही संभाल रहा था। अब साहब और मैं चल पड़े थे तांत्रिक की खोज में। जहाँ जहाँ साहब के पता लगता था, अब वो तो शहर मेरी जान पहचान का नहीं था कि मैं तांत्रिक को ढूंढ पाऊँ। हाँ, अपने एरिया में होता तो ज़रूर मैं तांत्रिक को जानता था, मिलवा सकता था। लेकिन मैं अपने गांव से बहुत दूर था। और आखिरकार साहब तांत्रिक से मिले, तांत्रिक को घर भी लाए और तांत्रिक ने पूजा पाठ भी किया। अब उसके जाने के बाद में अब लगने लगा था कि अब घर में जो माहौल है ठीक हो जाएगा और जो काला जादू का असर है वो खत्म हो जाएगा। और वाकई में उस घटना के बाद करीब करीब 10 दिन या 11 दिन बीत चुका था। सब कुछ पहले जैसा था, बिल्कुल घर में शांति थी। और बिटिया रानी अब दादी के कमरे में, दादी के बगल में सोती थी डर के मारे। अब 11 दिन के बाद में अब ऐसा महसूस होने लगा था रात होते ही कि उस घर में कोई साया घूम रहा है। कभी किचन में एहसास होता था, कभी गलियारे में, कभी बिटिया रानी के कमरे में। जैसे लग रहा था, दिखाई तो नहीं दे रहा था, लेकिन सबको महसूस हो रहा था, दादी को भी, मुझे भी महसूस हो रहा था, और ख़ास करके बिटिया रानी को तो और ज़्यादा। और जब भी उनको एहसास होता था ना, तो चीखने लगती थी, डर के मारे उनकी बुरी हालत हो जाती थी। साहब को भी ये सब यकीन होने लगा था। अब वो विश्वास करने लगे थे कि हाँ, भूत प्रेत भी इस दुनिया में होते हैं, जादू मंत्र भी होता है। इसके बाद साहब ने दूसरे तांत्रिक से संपर्क किया, उसको भी घर में बुलाया। अब वो जो तांत्रिक था अब बिटिया से बहुत तरह का सवाल पूछने लगा था। साहब से भी पूछ रहा था, दादी माँ से भी पूछ रहा था कि आप लोगों को किसी से दुश्मनी है क्या? इस घर से किसी का दुश्मनी है? अब साहब भी सोच में पड़ गए। वो सर हिला दी कि नहीं भाई, ऐसा तो नहीं है। दादी माँ भी सर हिला दी। अब वो तांत्रिक बिटिया रानी की तरफ देखने लगा कि आप बताओ बेटा, आपके साथ ऐसी कोई घटना हुई है जिसे आपको लगा है कि आपके ऊपर में ऐसा कोई करवा सकता है? अब बिटिया रानी अब सोचने लगी थी। अब फिर वो बोलने लगी कि हाँ, जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी ना, तो मैं जब भी आती जाती थी, रोड पर एक आवारा लड़का खड़ा रहता था और वो मुझ पर टोन फप्तियाँ कसता रहता था। और मैं तो जूडो में मास्टर थी, जूडो कराटे मुझे आता था, मैं तो डरती नहीं थी। और एक दिन मैं उस रोड पर ही उसकी ठुकाई कर दी और तब से वो एक तरह से नज़र आना बंद हो गया था। हाँ, उसके करीब 1 महीने के बाद फिर वो नज़र आया था। मैं उसको देखते ही बोली कि उस पिटाई को भूल गया क्या कि फिर यहाँ का आकर खड़ा हो गया है? तब वो दूर से चिल्ला कर ही बोला था कि मैं तुझे देख लूँगा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अब जब इतनी बात बिटिया रानी ने बोला तो तांत्रिक समझ गया था कि हो ना हो किसी ने काला जादू करवाया है बिटिया के ही ऊपर में। अब तांत्रिक कहने लगा कि देखो, काला जादू काटना आसान नहीं होता है, सबकी बस की बात नहीं है, मेरे बस की भी बात नहीं है। इसके लिए मुझे अपने गुरु जी से मदद लेनी पड़ेगी और पहाड़ों में ही चलना पड़ेगा। अब पहाड़ का नाम सुनते ही मेरा घर याद आ गया था। मैं कहने लगा, बाबा कहाँ जाओगे? मैं तो पहाड़ का ही रहने वाला हूँ। तो अब उसने एक जगह का नाम बताया। बोला मैं तो जानता हूँ उस जगह को, मैं छूटते ही बोला अब ये तो अच्छी बात है, फिर चलते हैं और गुरु जी से मिलते हैं, उनको इस जगह पर लाया जाएगा या फिर बिटिया को लेकर साथ में चलते हैं। अब जो साहब थे कहने लगे कि पता नहीं हम लोग जाएं वहाँ पर गुरु जी के लेने के लिए, गुरु जी ना आए और तब तक देर ना हो जाए, क्यों ना हम सारा लोग चलें, वहीं गुरु जी से मुलाकात भी कर लेंगे और आखिर गुरु जी को ही सब कुछ करना है।
और इसके बाद हम लोग चल पड़े थे अपने उत्तराखंड में पहाड़ों के अंदर में। अब वो जो तांत्रिक थे गुरु जी के अपने वहाँ पर गए, गुरु जी के पास में, और सारा खेल उन्होंने बता दिया कि बिटिया रानी के साथ में ऐसा जो कुछ हुआ था, एक एक बात गुरु जी के कान में सब धीरे धीरे बता दिए। अब जो उनके गुरु जी थे ना, बुजुर्ग व्यक्ति थे, चलने फिरने में वाकई में उनको दिक्कत हो रही थी। अब वो तो इतनी लंबा सफ़र भी नहीं कर सकते थे। अब फिर वो कहने लगे कि अब चिंता की बात नहीं, तुम सही जगह पर आ गए हो, अब सब कुछ यहाँ सही हो जाएगा, लेकिन ये पूजा विधि सब रात में होगी और कुछ सामान भी आपको लाना पड़ेगा। और फिर उन्होंने बोला कि पर्ची बना करके दे दो उस तांत्रिक से। अब तांत्रिक साहब ने सब कुछ पूजा का जो सामान लाना था वो सब कुछ पर्ची बना करके साहब को दे दिए थे। और फिर हम लोग एक जा कर के होटल में रुके थे। अब सारा सामान इकट्ठा मैंने तो कर लिया था। अब शाम को 9 बजे के बाद ही उनके पास जाना था ताकि वो पूजा कर सके, और उसमें सब लोगों को वहाँ हाजिर होना था। आखिरकार वो रात का समय भी आ गया था और हम लोग सारा लोग अब उनके पास पहुँच गए थे। अब वो तांत्रिक बाबा सब कुछ अपना विधि विधान कर चुके थे, तैयारी कर चुके थे पूजा का। अग्नि जल रही थी, मंडप बना हुआ था पूजा का, और जाते ही वो सबको बिठा दिए और जो सामान का थैला था हमने उनको पकड़ा दिया था। और फिर उनका पूजा शुरू हो गया था। वो जो तांत्रिक हमें लेके गए थे ना वहाँ तक, अब सारा मेन काम तो वही कर रहे थे, और वो जो बाबा थे अब अपनी जगह पर एक जगह ही बैठे थे, बुजुर्ग थे वो। अब वो सरसों के दाना चावल सबके सर पर घुमा रहे थे, सारे लोगों के पास में, मेरे पास में भी वैसा किया था, यह कि मैं उस घर में मैं भी रहता था। अब फिर सब कुछ उस अग्नि में मंत्र पढ़ करके जला दिया जाता था। और जब भी जलता था ना, एक अजीब सी महक, जैसे मुर्दा कहीं पर जल रहा हो, ऐसा बदबू उस में से आता था और सफ़ेद धुआं निकलता था। हम लोग के साथ में, सबके साथ में ऐसा ही हुआ था। मतलब उस काला जादू का असर जो भी घर में रहता था सबके ऊपर में था। और जब पूजा विधि सब समाप्त हो गई थी ना, और तब वो जो बुजुर्ग थे तांत्रिक, वो कहने लगे कि अब डरने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद उस तांत्रिक से बोले कि इनके सबको लाल धागा दे दो, गले में लगवा दो। इसके बाद एक एक लाल धागा सबके गले में पहना दिया गया, मेरे गले में भी। अब रात भर तो हम लोग होटल में रुके थे और सुबह होते ही हम अपने शहर आ गए थे। अब मुझे विश्वास तो जरूर था कि सब कुछ अब सही हो जाएगा, और लेकिन जो साहब थे ना, उनके दिल में अभी भी आशंका थी। और वो मुझसे बोलते थे कि संजय, क्या अब सब कुछ सही हो गया, अब तो ऐसी कोई घटना नहीं होगी ना। अब मैं उनको विश्वास दिलाता था कि नहीं, अब नहीं होगी, जैसा पूजा पाठ उन्होंने किया है ना, अब तो मतलब ही नहीं हो सकता है, आगे ईश्वर की मर्जी। और सही में उस पूजा के बाद में सब कुछ बदल चुका था। अब घर में धीरे धीरे वही रौनक अब आने लगी थी जैसे पहले थी। बिटिया रानी उस हादसे को अब भूलने की कोशिश कर रही थी, और भरपूर कोशिश से वो आगे बढ़ भी चुकी थी। अब एक तरह से उस घर में पहले जैसे खुशहाली आने लगी थी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी संजय की। अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है जो आप मुझे बताना चाहते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी कहानी, अपनी घटना को शेयर कर सकते हो। दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और फिर हम मिलते हैं अगले रोज एक रोचक कहानी के साथ में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।